हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था इकोलॉजी के बारे में कि इकोलॉजी होती क्या है, कौन कौन से उसमें फैक्टर आते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। इकोसिस्टम क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज अपन ने कल की क्लास में लिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे बायोटिक कंपोनेंट कल अपना हो गया था कि जैविक कारक कौन कौन से होते हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा था उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। उत्पादक कौन से होते हैं, आपका जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं, जो उत्पादकों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और अपघटक क्या होते हैं, जो मृत उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अब आज हम इससे आगे चलेंगे। तो आप अपनी कॉपी पेन तैयार रखिए नोट डाउन करने के लिए। तो अपन हेडिंग डालते हैं एबायोटिक और या अजैविक। जैसे ही कल की क्लास में हमने पढ़ा था, एबायोटिक और जैविक क्या होते हैं। आप इनको दो भागों में बांट सकते हो। पहला तो क्या आ गया आपका फिजिकल, दूसरा क्या आ गया आपका केमिकल। फिजिकल में आ गया आपका, हिंदी में लिखेंगे तो भौतिक, और ये हो गया रासायनिक। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। भौतिक को अपन ने फिर आगे भागों में बांटा था कि भौतिक का कौन कौन से होते हैं। तो पहला था आपका ताप, दूसरा था आपका प्रकाश, फिर था आपकी आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, चौथा था आपका पवन, इंग्लिश में टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, और ये विंड। तो अब ये कैसे प्रभावित करेंगे अपने जैविक कारकों को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप पहले एक छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लीजिए कि अजैविक घटक होते क्या हैं। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे, पारितंत्र में जैविक कारकों के अतिरिक्त जितने भी अन्य कारक पाए जाते हैं सारे क्या कहलाते हैं, आपके अजैविक कारक कहलाते हैं। अजैविक कारक में पहली हेडिंग आप डालिए फिजिकल फैक्टर, तो पहला है आपका फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक कारक। तो भौतिक कारक क्या होंगे, ऐसे कारक जो अपने भौतिक गुणों से जैविक कारकों को प्रभावित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके भौतिक कारक कहते हैं। भौतिक कारक में सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे तापमान। तो तापमान से आप क्या समझते हैं, किसी को कुछ आइडिया है? क्योंकि जैसे कि अपन क्लासरूम में होते हैं, मेरी मोस्टली आप सब आदत जानते हो कि मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि तापमान होता क्या है, अपन इसको नापते किस में है। नापना तो आपको सबको पता होगा, घर में थर्मामीटर सबने यूज करा है, फीवर सबको कभी ना कभी आया ही होगा। इसमें आप थर्मामीटर में देखोगे तो दो आपके होते हैं, या तो आप डिग्री सेल्सियस में नापते हो या फ़ारेनहाइट में नापते हो। मगर तापमान कभी बहुत ज़्यादा होता तो फिर आप किस में नापोगे, फिर आप उसको नापोगे केल्विन में। तो तापमान अपन नापते किस में, ये तो हमें पता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन में। मगर तापमान होता क्या है, तो तापमान की अपन डेफिनेशन लिखेंगे। तो आप नोट कीजिएगा कि किसी वस्तु की गर्मी, कि किसी वस्तु में कितनी गर्मी है, वो उसका तापमान कहलाता है। जैसे कि आप देखते हो गर्मियों के दिनों में आप रोज़ अखबार पढ़ते होंगे, तो आपका टेम्परेचर आता होगा कि आज 35 डिग्री हो गया, आज 40 डिग्री हो गया। तो कैसे नापते हैं कि धूप में कितनी गर्मी है, उसमें पारा कितने ऊपर तक जा रहा है, उससे नापते हैं। तो किसी वस्तु की गर्मी क्या कहलाती है, ताप कहलाता है। अब जो तापमान होता है वो जैविक कारकों को कैसे प्रभावित करता है, तो ये सिंपल सी बात है। कम तापमान में क्या होता है, हमें ठंड लगती है। अधिक तापमान में क्या होता है, गर्मी लगती है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, मुझे गर्मी लग रही है तो मैं पोंछ रहा हूँ पसीने। अगर सर्दी होती तो क्या होता, मैं स्वेटर पहने रखता। पर ये तो बात हो गई हमारी, ये तो नॉर्मल सी बात है। मगर तापमान वृद्धि और जनन पर कैसे प्रभावित करता है, तो कुछ प्राणी क्या होते हैं, अधिक तापमान सहन कर सकते हैं, और कुछ प्राणी क्या होते हैं, अधिक तापमान सहन नहीं कर सकते। इस आधार पर प्राणी दो प्रकार के होते हैं। तो आप नोट डाउन कीजिएगा कौन कौन से होते हैं। पहला होता है यूरीथर्मल, दूसरा होता है स्टेनोथर्मल, मतलब कि ऋतुतापी, और दूसरा होता है
समतापी, सॉरी यहाँ समतापी नहीं आएगा, ऋतुतापी और आएगा आपका तनुतापी। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यूरीथर्मल प्राणी कौन से होते हैं जो अधिक तापमान सहन कर सकते हैं, वो कहलाते हैं यहाँ पे पृथुतापी या यूरीथर्मल प्राणी। स्टीनोथर्मल प्राणी कौन से होते हैं, तनुतापी, जो अधिक तापमान सहन नहीं कर सकते। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा मनुष्य, क्योंकि अपन अधिक तापमान सहन कर सकते हैं। और इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका दीमक, सरीसर्प, जिसको आप कहते हैं रेप्टिलिया, जो आपके बिलों के अंदर रहते हैं। तो कितने तरह के प्राणी हो गए, 2 तरह के प्राणी हो गए, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। ये अधिक तापमान सहन कर सकते हैं, ये अधिक तापमान सहन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और प्राणी भी होते हैं, उसको अपन कैसे डेफिनेशन करेंगे। जिन प्राणियों का शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, मतलब कि बाहर सर्दी पड़े या ठंड पड़े मगर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है वैसा ही मेंटेन रहता है, वह प्राणी क्या कहलाते हैं आपके समतापी। इन पे वातावरणीय तापमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मनुष्य है, आपकी सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, आप अपना बॉडी टेम्परेचर नाप के देखिएगा, वो आपको 37-35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही आएगा। तो अपन कैसे कहलाएंगे, समतापी। मगर कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, वातावरण के टेम्परेचर का अकॉर्डिंग बदलता रहता है, वो क्या कहलाते हैं आपके असमतापी। असमतापी मतलब कि अगर बाहर गर्मी है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बाहर ठंड है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बचपन में चिड़ियाघर आप सभी गए हुए हैं, अक्सर जाते हैं, नहीं तो टीवी में देखते हैं। टीवी में भी आप डिस्कवरी चैनल देखोगे तो आपने देखा होगा बहुत से मगरमच्छ घड़ियालों को आप देखोगे नदी किनारे बैठे रहते हैं और फिर वापस वो पानी में चल जाते हैं, फिर वापस बाहर आते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो बाहर आते हैं तो वो अपने क्या होता है, पहले पानी में से बाहर आएंगे तो उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, एकदम कम होगा। तो बाहर आके क्या करेंगे, उसको अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब ज़्यादा देर बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनका बॉडी टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। तो क्या करते हैं, वापस से पानी में जाके अपने बॉडी टेम्परेचर को लिमिटेड करते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, समतापी और असमतापी। समतापी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनमें कोई चेंजेस नहीं होता बॉडी टेम्परेचर में। इनमें क्या होता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम अपने अगले पॉइंट पे आते हैं। सेकंड क्या बताया था मैंने आपको, प्रकाश या लाइट। अब हम बात करें तो प्रकाश और लाइट कैसे हमारे जैविक कारक है उनको प्रभावित करती है। तो पहली बात तो ये होता है कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश मिलता किससे है। आप ये लोग मत कह देना कि भाई ट्यूबलाइट से प्रकाश मिलता है, लट्टू से प्रकाश मिलता है। आजकल तो CFL चल गई है, LED चल गई है, उनसे प्रकाश मिलता है, क्योंकि उनसे नहीं मिलता है। बेसिकली अपन किस प्रकाश की बात कर रहे हैं, जिससे कि जीवों की जनन वृद्धि सारी क्रियाएं चलती हैं, जिससे पौधे अपना खाना बना सकते हैं। तो प्रकाश किससे पाया जाता है, तो प्रकाश का एक ही मुख्य स्रोत है, वो क्या कहलाता है, आपका सूर्य कहलाता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। अब ये कैसे प्रभावित करता है, आपने कहीं कहीं देखा होगा कि ठंडे इलाकों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं या कोई मनुष्य होते हैं, उनकी बॉडी स्किन कैसी होती है, वाइट कलर की होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें क्या होती है, थोड़ी कम पड़ती है, वहाँ गर्मी कम होती है, धूप कम होती है, तो उससे स्किन का कलर कैसा होता है, थोड़ा फेयर होता है। मगर जैसे अपन बात करें अपने इंडिया में भी, राजस्थान की बात कर लो तो राजस्थान में से गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो अपना कलर थोड़ा क्या होगा, डार्किश होगा। वहीं आप कश्मीर चल जाओ, हिमाचल चल जाओ, उत्तराखंड चल जाओ, वहाँ के लोग क्या होंगे, ज़्यादा फेयर होंगे। तो एक फर्क तो ये पड़ता है कि ये किस पे प्रभावित करता है, त्वचा के रंग को। अगर तापमान अधिक है, अगर प्रकाश अधिक है तो रंग कैसा होगा, गहरा। प्रकाश कम है, रंग कैसा होगा, हल्का। इसके अलावा दूसरी बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे कि हम सारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट किसान हैं, तो सबको पता है कुछ पादप क्या होते हैं, उनको धूप की अधिक आवश्यकता होती है, और कुछ पादप क्या होते हैं
इनको धूप की कम आवश्यकता होती है। धूप से हमारा मतलब है लाइट से है, प्रकाश से है, कि कुछ पादप तो क्या होता है कम प्रकाश में भी उग जाते हैं और कुछ को क्या होता है अधिक की ज़रूरत होती है। उस आधार पे दो प्रकार के पादप पाए जाते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। एक तो होता है लघु दीप्तिकालिक, दूसरा होता है दीर्घ दीप्तिकालिक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लघु मतलब कम प्रकाश की आवश्यकता है और दीर्घ मतलब अधिक प्रकाश की आवश्यकता है। तो प्रकाश के अकॉर्डिंग जैविक कारक क्या हो गए, प्लांट में अपन बात करें तो दो प्रकार के, लघु दीप्तिकालिक और दीर्घ दीप्तिकालिक। तो ये तो हो गई पौधों की बात। अब जंतुओं को कैसे प्रकाश करता है, कि प्रकाश से कैसे होता है। जंतुओं में बहुत से जंतु आपने देखा होंगे, या पहले ज़माने में हमें मनुष्य भी थे, तो हम जैसे अपन सूरज उगता है आप देखते हो तो क्या होता है, स्टार्टिंग ईस्ट से होती है, तब उसकी हाइट और उसका तेज क्या होता है थोड़ा कम होता है। धीरे धीरे जैसे दोपहर होती है 12 बजते एकदम सिर के ऊपर आ जाता है और शाम होते होते वो वापस से ढलने लग जाता है पश्चिम में। तो प्रकाश की सहायता से क्या होता है, हमें दिशा का ज्ञान भी होता है। तो इस तरह से प्रकाश जैविक कारकों को प्रभावित करता है। तो ये हो गया अपना सेकेंड पॉइंट, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर अपन थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। थर्ड पॉइंट कौन सा था अपना, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, या सामान्य भाषा में कहोगे तो आप नमी। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी को पता है? जिसको पता है वो अपने आप ही मन में याद करोगे कि मैं तो सुन नहीं सकता यहाँ पे, ना बाकी बच्चे सुन सकते। और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो कहलाती है आपकी आर्द्रता या नमी। जो क्या होता है, अगर तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता भी बढ़ेगी, तापमान कम होगा तो आर्द्रता भी क्या होगी, कम हो जाती है। जैसे कि आपने गर्मियों के दिनों में देखा होगा, इसमें नमी या उमस की मात्रा ज़्यादा होती है। आप अगर नोट करोगे तो अखबार में आता है कि आज 70% ह्यूमिडिटी है, 80% ह्यूमिडिटी है। तो जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तापमान में क्या होगा, जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, और जितनी जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी उतने आपके बारिश होने के चांस होंगे। आप बारिश के दिनों में नोट करोगे कि आप धूप तो कम होती है मगर आपको ह्यूमिडिटी होती है, बार बार पसीने आते हैं। तो वो सब किसके जैसे आते हैं, आर्द्रता के जैसे आते हैं। तो जितना तापमान अधिक होगा आर्द्रता उतनी ही अधिक होगी, और जितना तापमान कम होगा आर्द्रता उतनी ही कम होगी, जिससे जंतुओं के जनन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा मरुस्थलीय इलाकों में रहने वाले जीव क्या होते हैं, वो दिन के समय बिल के अंदर रहते हैं और रात को आर्द्रता कम होने पे बिल से बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार आर्द्रता क्या करती है, जैविक कारकों को प्रभावित करती है। अगला है आपका फोर्थ पॉइंट, पवन या विंड। तो कोई पवन की डेफिनेशन बता सकता है? तो लिखिए, आप नोट कीजिए पवन की डेफिनेशन। गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं, जिसको अपन किस में नापते हैं, पवन की गति को या तो मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है या फिर किलोमीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है। जैसे कि आप कोई भी तूफान पढ़ते हैं या कोई भी आंधी वगैरह आती है तो आप अखबार में पढ़ते हो कि आज हवा की रफ्तार कितनी थी, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से थी, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से थी। तो वो क्या होता है, इसकी गति होती है। अब ये किस तरह जैविक कारकों में सहायक होते हैं। अगर हम बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी में प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या होते हैं, आपके पुष्प होते हैं, जिसमें क्या होता है, आपके परागकण होते हैं। तो अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ाया क्या होता है, जो वायु होती है क्या होती है, परागण में सहायक होती है। वायु चलने के साथ साथ क्या होता है, परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, उनके प्रकीर्णन में सहायता मिलती है और जनन में सहायता मिलती है। तो इस तरह से पवन क्या होती है, आपके जैविक कारकों को प्रभावित करती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगला एग्जाम्पल भी आप देखोगे तो पवन किस तरह से प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि जिस इलाकों में हवा कम चलती है वहाँ पे क्या होता है, पेड़ कैसे होते हैं, घने होते हैं, बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी टहनियाँ होती है, पत्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि हवा कम चल रही है।
तो उनको ज़रूरत नहीं होती, उनके वायु के मार्ग में अवरुद्ध नहीं मरते। मगर वहीं आप मरुस्थलीय इलाकों की बात कर लोगे, जैसे अपने बेसिकली अपन राजस्थान के, अगर अपन राजस्थान की बात करें तो यहाँ के पेड़ पौधे नॉर्मल आपने देखा होगा, जैसे बबूल के पेड़ हो गए या बेर की झाड़ियाँ हो गई, ये एक सारे कैसे होते हैं, नुकीले कांटे नुमा होते हैं और पतली पतली डालियाँ होती है, और कैसे होते हैं, लचीले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवाएं क्या होती है, तेज़ चलती हैं। अगर तेज़ हवाओं में इनमें बड़े बड़े पत्ते होंगे, बड़ी बड़ी डालियाँ होंगी, तो क्या होंगे, टूट के गिर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इनके सर्वाइव करने के लिए इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि ये नुकीले होते हैं, कांटे नुमा, इनमें पत्तियाँ पाई जाती हैं, लचीले होते हैं, जिससे हवा की दिशा की तरफ मूवमेंट करते हैं और आपस में सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये हो गए आपके भौतिक कारक। अगले बात जाते हैं पॉइंट पर अपन। अगला पॉइंट है अपना केमिकल या रासायनिक, जो आपका डिवाइड था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। तो ये तीन चीज़ किसके अंदर आती हैं, आपके केमिकल में आती है। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में हमारी बायोकेमिस्ट्री किताब थी, जिसमें ये पोर्शन था जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी था, आपका चैप्टर आपके प्रोटीन के बारे में भी था, लिपिड के बारे में था। तो तीनों चीज़ें क्या होती है, जैविक कारकों के लिए क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, एक ज़रूरी पदार्थ होता है। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएँ चलती हैं उन सब के लिए क्या होता है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, कार्बन एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। लिपिड की कहाँ जरूरत होती है, आपने जितनी बार भी कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा होगा, तो कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी रहती है, उसमें आप पढ़ोगे हर सिद्धांत के अनुसार कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, द्विपरतीय संरचना होती है, जिसमें लिपिड और प्रोटीन की परत पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो आपके शरीर के जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सुचारू रूप से चलने के लिए, चाहे फिर वो खेलना कूदना, जनन वृद्धि, सांस लेना, जो भी है, सबके लिए क्या ज़रूरत है, आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। तो इस तरह से केमिकल फैक्टर जैविक कारकों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे अपना इकोसिस्टम एक तरह से कंप्लीट होता है कि जैविक घटक क्या होते हैं और अजैविक घटक क्या होता है। अब अपन अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं।